ये कि आज तक इमरान खान साहब के साथ जो कुछ भी हुआ वो आसिम मुनीर साहब ने किया है और उसके पीछे सबसे बड़ी ख्वाहिश नवाज शरीफ की है और आसिम मुनीर साहब के हाथों जुल्म हो रहा है। नवाज शरीफ की ख्वाहिश इसके अंदर मौजूद है और आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब ने खुद कहा कि अगर मुझे या मेरी बीवी को किसी भी स्टेज पर कुछ हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा, जो अपने इक्तदार के लिए और ताकत के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। देखिए मसला कहां पे है, मैं आपको ना माजी की दो कटिंग्स दिखाता हूं। ये देखें आप, डील करो जान छुड़ाओ, ये अखबार के अंदर जो है वो मेन हेडिंग छपी थी, डील करो जान छुड़वाओ। मां का नवाज शरीफ को हुक्म, नवाज शरीफ की वालदा की जानिब से यह हुक्म अखबारात की फ्रंट पेज के ऊपर मेन हेडलाइन में छापा गया कि डील करो जान छुड़ाओ। फिर नवाज शरीफ के बारे में एक खबर जो है तमाम मीडिया चैनल के अंदर ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में चली, जहां मियां साहब ने कहा जेल से निकाले हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे। यह मुशर्रफ के साथ भी अरब ममालिक के जरिए से डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। इमरान खान साहब के दौर में भी जनरल बाजवा से डील करके और जनरल फैज हमीद ने इनको निकाला था। जनरल फैज हमीद से नवाज शरीफ ने खुद अपनी फैमिली के जरिए से और खुद दरखास्त की थी और आगे से सिर्फ एक शर्त रखी गई थी कि मरियम नवाज का ट्विटर और मुंह बंद करवाएं। तो फिर 6 महीने तक ना मरियम नवाज के मुंह से चू निकली थी और ना इनके ट्विटर से कोई ट्वीट हुआ था और फिर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया गया था। आपको याद है ना, हमें सारी चीजें याद है कैसे ये लोग डील करके निकले थे। अब ये जो डील करने वाले हैं ना, इनको हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह के लोगों को डील किया, उनको लीडर से तो वास्ता ही नहीं पड़ा। एक आदमी ने लीडर बनने की कोशिश की, उसको इन्होंने कत्ल कर दिया था। दूसरे के साथ लड़ाई में इन्होंने मुल्क तोड़ दिया था। एक को अल्लाह ने जिंदगी की मोहलत ही नहीं दी, कायदे आजम को, उनको इन्होंने शुरू में काबू कर लिया, किसी को समझ ही नहीं आई। फातिमा जिन्ना को इन्होंने जिस तरह कत्ल किया, जिस तरह बदनाम किया, वो आपके सामने है। जो कुछ एक डिक्टेटर ने उनके साथ किया। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो लीडर बनता जा रहा था, उसे कत्ल कर दिया गया। फिर शेख मुजीब से लड़ते लड़ते इन्होंने मुल्क ही तोड़ दिया और आज इनको सामना एक लीडर के साथ है। इनकी प्रैक्टिस हुई है नवाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी की और मुकाबले में आ गया इमरान खान। वो जेल के अंदर 3 साल के बाद क्या कहता है जरा सुने। वो ये कहता है कि मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी। आसिम मुनीर साहब, आप बाहर मौजूद होकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल होने के बावजूद इस्तिस्ना ले रहे हैं। यहां से पता चलता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और वो जेल में बैठकर कह रहा है कि मुझे डरा हुआ देखना तुम्हारी हसरत रह जाएगी। यह फर्क है। ऐसे आदमी से पाला नहीं पड़ा था पहले। वो ये कहता है कि मैं मर जाऊंगा मगर यजीद के सामने बैत नहीं करूंगा। यजीद तो कब का मर गया, लेकिन हर दौर का एक यजीद होता है। तो इमरान खान साहब इनको यजीद मान के जालिम मानकर चल रहे हैं और वो ये कहते हैं कि मैं जालिम के सामने, यजीद के सामने बैत नहीं करूंगा, मैं मौत को पसंद करूंगा और आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। मैं अकेला रह गया तब भी लड़ूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। और उनका एक बड़ा मशहूर जुमला है जिसे लोग शायद बहुत दहाइयों तक, शायद सदियों तक याद रख सकते हैं कि हारता वो है जो हार मान लेता है। जो दिमागी तौर पे हार जाता है वो हार जाता है और इमरान खान आसाब की लड़ाई में इनसे हारने वाला नहीं है। ये मैं एक मरतबा नहीं कई मरतबा कह चुका हूं। तो इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात करवाएं। रोजाना एक नई अफवाह आती है, कभी आती है जनाब कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, कभी आती है कि एक आंख बिल्कुल ज़ाया हो गई है, कभी कोई और खबर आती है, कभी 1, 2, 3 और खबरें फैलाई भी जाती हैं। बाद औकात सोर्सेज से जर्नलिस्ट बड़ी मेहनत करके खबर निकालते हैं, बाद औकात खबर जानबूझकर भी फैला दी जाती है। तो इस सारे माहौल में एक क्यास पैदा हो रहा है, एक बेचैनी पैदा हो रही है। तो जिद है हाफिज आसिम मुनीर साहब की, वो अपनी जिद खत्म करें, इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात करवा दें। इसमें कबाहत और प्रॉब्लम क्या है, मुलाकात करवाएं ताकि अफवाहों का यह सिलसिला खत्म हो जाए। और आज मौका है मुलाकात करवाने का, आज तो मुलाकात करवा देनी चाहिए। लेकिन राणा सनाउल्लाह ने कहा कि आज तो दूर की बात है, जुमेरात को भी इनकी मुलाकात नहीं होगी। मुझे नहीं लगता मुलाकात होगी। यह इनकी टोटल औकात है। ये एहसन इकबाल का एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए मैंने आपको ना अक्सर कहा कि यह स्टेटमेंट संभाल के रखना है, बाद में काम आएगा। कई बयानात मरियम नवाज ने दिए हुए,
कई नवाज शरीफ ने दिए हुए हैं, राणा सनाउल्लाह ने दिए हुए हैं, बाकी लोगों ने बयानात दिए हुए हैं, बिलावल ने भी बयानात दिए हुए हैं, जरदारी ने भी बयानात, इन सब ने बयानात दिए हुए, संभाल के रखने हैं आपने, क्योंकि इन पे बुरा वक्त आएगा ना तो हम इनको निकाल निकाल कर दिखाएंगे। चौक डी चौक का नारा भी वो माजी में लगा चुके हैं, इमरान खान साहब स्ट्रीट मूवमेंट का हुक्म भी दे चुके हैं। तो अगर ये हर जगह के ऊपर इस तरह का माहौल बना देते हैं और एक बंदिश शुरू हो जाती है तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तहरीक आगे बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मोमेंटम बनाना शुरू किया है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बीच में जो इख्तलाफात हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। कुछ सीनियर लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं जो सोशल मीडिया और पीटीआई के लोगों के बीच में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ वो भी मामला ख़त्म हो जाए। ये कोशिश हो रही है और हो सकता है ये कोशिश कामयाब भी हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैंने अजीब देखी कि सुहेल अफरीदी साहब ना सिर्फ इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उनमें इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि वो इंटरव्यूज़ अब टीवी चैनल्स पे चल भी रहे हैं। ये नई चीज़ है। ये नई चीज़ क्यों है, इसको आप 2 या 3 एंगल से देख सकते हैं। नंबर 1 यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस दबाव को कम करना चाहती है। नंबर 2, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन पे दबाव डाल के उनसे कोई काम निकलवाना चाहती है कि ठीक है ये देखें ये आ गए, ये देखें इनके इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, तो फिर आप बात हमारी मान जाएं, वरना तो फिर ये आ रहे हैं, फिर क्या करेंगे। तो बहुत मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन पे दबाव डालने के लिए भी ये थोड़ा सा मार्जिन दिया गया हो कि ठीक है टीवी चैनल पे, लेकिन जो भी हो रहा है ये अच्छा ही हो रहा है। यानी वो बातें जो टीवी चैनल्स पे नहीं हो सकती थी कम से कम वो हो तो रही है ना, कम से कम थोड़ी सी फील्ड तो मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब इसके ऊपर भी कई लोग ये कह रहे हैं कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब को क्यों मौका मिल रहा है। मुझे 3-4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने राब्ता किया, जिनमें से 1-2 लोग पाकिस्तान से बाहर भी हैं। उन्होंने कहा हम हैरान हो गए, जो एंकर्स इमरान खान साहब के बुग्ज में लुथरे हुए हैं उनकी टीमों ने हमें पैगामात भिजवाए कि वो हमें अपने टीवी चैनल पे लेना चाहते हैं। इमरान खान इलेक्शन हारेगा, बिल्कुल हारेगा, ये इन्होंने झूठ बोला। एस्टेब्लिशमेंट के सामने इमरान खान सरेंडर करेगा, इनको कर देना चाहिए, ये हमेशा कहते रहे। बुशरा बीबी का इन्होंने मजाक उड़ाया, अलग अलग तरह के कमेंट दे के, अलग अलग तरह के कॉलम लिख के इन्होंने जो मजलूम है उसको हमेशा कसूरवार ठहराया, जालिम को कसूरवार कहने की बजाय। यानी सुहेल वड़ाइच के आप बेशुमार कॉलम्स, बहुत सारी तहरीरें आप उठाकर देखें तो वो जालिम जो है ना उसको कुछ नहीं कह रहे, वो मजलूम को कसूरवार कह रहे हैं कि तू मार क्यों खा रहा है। और इसके ऊपर मैं कई मरतबा तनकीद भी कर चुका हूं। लेकिन अब उन्होंने एकदम तेज तरीन इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए और इन इंटरव्यूज में उन्होंने खुद को निस्बतन इमरान खान का हमदर्द साबित करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसके भी 2 रीजन हो सकते हैं। या तो वड़ाइच साहब को वो तब्दीली नजर आना शुरू हो गई है जो मुस्तकबिल करीब में आ जाएगी, आज नहीं आएगी तो कल आ जाएगी, कभी ना कभी तो आ ही जाएगी। या वड़ाइच साहब जो है वो जरदारी साहब की हमदर्दी में ये कर रहे हैं। मेरी बात याद रखिएगा कि सुहेल वड़ाइच साहब के नवाज शरीफ के साथ कतई तौर पे कोई हमदर्दी या ताल्लुक नहीं है, ये धोखा देते हैं हमेशा। सुहेल वड़ाइच साहब का जो ताल्लुक है वो आसिफ अली जरदारी के साथ है। ये आपको मैं बता रहा हूं कि वड़ाइच साहब क्या करेंगे, बड़ी कामयाबी से ना इमरान खान के खिलाफ एक वीलॉग कर देंगे या कोई प्रोग्राम कर देंगे या कमेंट दे देंगे या कॉलम लिख देंगे, फिर नवाज शरीफ के खिलाफ भी कर देंगे। तो इससे ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गौर कीजिएगा ये हमेशा जरदारी को और बिलावल को सपोर्ट करेंगे, हमेशा पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो पीपल्स पार्टी के लिए कहीं ना कहीं रास्ता निकालते रहते हैं, उनमें सुहेल वड़ाइच साहब भी एक है। तो सुहेल वड़ाइच साहब जो है ना, क्योंकि जरदारी साहब आजकल हॉट वाटर्स में थे और अदलिया वाले मामला में गुस्से में है, बिलावल भी गुस्से में है कि हमारे साथ आज़ाद कश्मीर में अच्छा काम नहीं हुआ, रोला शोला भी उनका पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि वड़ाइच साहब इस वजह से भी दबाव डालने के लिए थोड़ा सा इमरान खान की हमदर्दी में आए हों। लेकिन ऐन मुमकिन है कि उन्हें भी जो नवश्ता दीवार है वो नजर आना शुरू हो गया हो। देखिए उन्होंने एक और बात की सुहेल वड़ाइच ने जो बात दुरुस्त नहीं है, मैं उसका क्योंकि गवाह हूं मैं इसलिए कह रहा हूं। वो कहते नहीं 2-3 मरतबा इमरान खान साहब से हम मिले 9 मई से पहले और हमने उनसे कहा कि जनाब ये जनाब महाजराई से आप गुरेज करें, मैंने मना किया नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं मौजूद था एक मीटिंग में, दूसरी में एक और भी दोस्त हमारे वो भी मौजूद थे, उनसे भी मेरी बात हुई। ये वड़ाइच साहब वहां पे इसलिए नहीं जाते थे, ये सियासतदानों की बातचीत के लिए एक माहौल बनाना चाहते थे। ये 3-4 सीनियर सहाफियों ने एक टीम बनाई हुई थी, ये जा जाके लोगों को मिलते थे, जनाब माहौल बनाओ, सियासतदान आपस में बातचीत करें। और इमरान खान साहब ने मेरे सामने 3-4 चीजों के ऊपर इन तमाम सहाफियों को कहा कि जाकर नवाज शरीफ से बात करो, जरदारी से बात करो, अगर वो इसके ऊपर आमादा होते हैं और शुरू करते हैं तो मैं इस पर पूरा साथ दूंगा। कौन सी चीजें थी? नंबर 1,
पाकिस्तान की फौज का सियासत से किरदार हमेशा के लिए खत्म किया जाए, शफाफ इंतखाबात का एक तरीकाकार राइज किया जाए। मईशत और एहतसाब के हवाले से इमरान खान साहब बात करते थे कि इन चीजों के ऊपर मैं एक उनके साथ मिसाक करने पर मैं राजी हूं, मैं ये करना चाहता हूं। जाओ जाकर उनसे बात करो, वो इसको शुरू करें, वो गवर्नमेंट में है, मैं उनका साथ दूंगा। लेकिन आपको पता है नवाज शरीफ साहब के दिमाग को तो इक्तदार चढ़ा हुआ था, उनको तो बदला लेना था और उन्होंने बदला लेके अपनी और अपने पूरे खानदान की सियासत को बर्बाद कर दिया।